मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार मिश्र, सहायक प्रोफेसर, JLS कॉलेज मझवलिया, वेस्ट चंपारण, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। आज हम पानीपत के प्रथम युद्ध के विषय पर चर्चा करेंगे। पानीपत में एक नहीं करीब 3 लड़ाइयाँ हुई। पानीपत का प्रथम युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें भारतवर्ष में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। यह युद्ध पानीपत में लड़ा गया था। पानीपत वर्तमान में हरियाणा राज्य के अंतर्गत आता है। यह युद्ध पानीपत नामक स्थान पर हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध इतिहास की पहली ऐसी लड़ाई है जिसमें मुगलों ने ढाल और तलवार के सहारे लड़ाई को अंजाम नहीं दिया। आधुनिक हथियारों के साथ यह लड़ाई मुगलों द्वारा लड़ी गई। आप सभी जानते हैं कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी। इसमें बाबर तो तैमूर से आया था। बाबर द्वारा अत्याधुनिक हथियारों के सहारे, मैदानी तोपों के सहारे गोला बारूद का प्रयोग किया। उस समय हमारे यहाँ इतने विकसित लड़ाई के हथियार नहीं थे। सैनिकों द्वारा जो लड़ाई लड़ी गई उसमें बाबर का कुशल नेतृत्व, बाबर द्वारा कुशल रणनीति के तहत यह पानीपत की प्रथम लड़ाई लड़ी गई। ये पहली लड़ाई काबुल के तैमूरी शासक जहीरुद्दीन मुहम्मद बाबर और दिल्ली के लोदी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई। जहीरुद्दीन मुहम्मद ने इस युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त किया। यह लड़ाई, पानीपत की लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को प्लासी में लड़ा गया। जहाँ पर यह लड़ाई हुई वह जगह पानीपत 12वीं शताब्दी के बाद से उत्तर भारत के नियंत्रण को लेकर इसके लिए कई लड़ाइयाँ हुई। इसकी लड़ाई के कितने गवाह रह चुके हैं। यह युद्ध कई मायने में अप्रत्याशित था। एक अनुमान के मुताबिक बाबर के सेना में सिर्फ 15,000 सैनिक थे। करीब 20-25 मैदानी तोपें उनके पास थी, जबकि लोदी की सेना 1,30,000 के आसपास थी। इस संख्या में शिविर
मीर में जो लोग थे वो कुछ लोदी के अनुयायी भी थे। इसके साथ ही इस युद्ध में 300 हाथी के साथ इब्राहिम लोदी इस लड़ाई को लड़ रहे थे। सेना कितनी थी? करीब 1,10,000 सेना इब्राहिम लोदी के खेमा में था। इब्राहिम लोदी के पास सेना की संख्या अधिक होने के पश्चात भी, जबकि बाबर के पास सेना की संख्या बहुत ही कम थी, लेकिन कुशल नेतृत्व, आधुनिक हथियार और तोप और गोला बारूद के सहारे बाबर ने लोदी पर विजय प्राप्त की। क्षेत्र के हिंदू जो उस समय रजवाड़े थे, जिसमें राजपूत राजा इस युद्ध में एकदम तटस्थ रहे। कई रियासतें थी, कई जगह अलग अलग उन लोगों की शासन था, लेकिन कोई भी रजवाड़ा इनकी मदद में आगे युद्ध में नहीं आया और वह यह सोचा कि जो भी आक्रांता है उसके जीतने के पश्चात मेरा राज सुरक्षित रहेगा और हम अपने राज्य पर अपने अनुसार शासन करते रहेंगे। इस लालच में उन लोगों ने इब्राहिम लोदी का साथ नहीं दिया, लेकिन ग्वालियर के कुछ तोमर राजपूत राजाओं ने लोदी की ओर से इस युद्ध में भाग लिया, लेकिन इन सब के बावजूद भी इब्राहिम लोदी परास्त हुए। ऐसे तो इस युद्ध में बहुत सारे कारण थे, जिसमें हमारे पास अत्याधुनिक हथियार नहीं थे, रजवाड़े का सहयोग नहीं था, लोगों के अंदर क्षेत्रीयता की भावना थी। पानीपत के प्रथम युद्ध का मुख्य कारण बाबर की महत्वाकांक्षी योजनाएं थी। वह दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली का शासक बनना चाहता था। दिल्ली पर राज करेंगे, धीरे धीरे अपने राज्य का विस्तार करेंगे, और इतना महत्वाकांक्षी था कि वह चाहता था कि मैं पूरे भारतवर्ष पर एक छत्र राज करूं। इसी दरमियान ये पहली लड़ाई पानीपत में हुई और इसमें इब्राहिम लोदी को उसने हराया। 12 अप्रैल 1526 ईस्वी को दोनों सेनाएं पानीपत के मैदान में जब आमने सामने और दोनों के मध्य युद्ध आरंभ 21 अप्रैल 1526 को हुआ। बाबर की युद्ध नीति, उसकी रणनीति बहुत ही कुशल थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा में, बाबरनामा नाम से जो है, बाबरनामा में ऐसा लिखा है कि किस युद्ध को जीतने के लिए मैंने सिर्फ 12,000 सैनिकों का प्रयोग किया था, लेकिन इस विषय में इतिहासकारों को अपने अपने विचार में मतभेद है। कई इतिहासकार इस बात को स्वीकार करने से अपनी सहमति नहीं देते। इस युद्ध में बाबर ने एक ऐसी युद्ध नीति का प्रयोग किया था और तोपों को सजाने के लिए उस्मानी विधि, जैसे रूमी विधि भी कहा जाता है, उसका भी प्रयोग किया था। इस युद्ध में बाबर ने अपने दो प्रसिद्ध निशानेबाज उस्ताद अली एवं मुस्तफा की सेवाएं भी ली थी। ये सटीक निशाने लगाते थे, विरोधियों पर जो वार करते थे वो काफी सटीक हुआ करता था, और ये कारण युद्ध नीति से कम सैनिक होने के पश्चात भी इब्राहिम लोदी को परास्त करने में बाबर सफल रहा।
युद्ध में लूटे गए धन संपदा को बाबर ने अपने सैनिकों, नौकरों एवं सगे संबंधियों में बांट दिए। जो भी इस युद्ध में उसने प्राप्त किया उसको उसने अपने सैनिकों, अपने सगे संबंधी, अपने रिश्तेदारों में बांट दिया। बंटवारे में बाबर ने हुमायूं को कोहिनूर का हीरा उपहार स्वरूप दिया, जिसे उसने ग्वालियर के नरेश राजा विक्रमजीत से छीना था। ये कोहिनूर के हीरा आज भी जो ब्रिटेन में किसी न किसी रूप में संग्रहित है, और बाबर ने जब इसे जीता तो उस कोहिनूर के हीरा को उसने उपहार स्वरूप किसे दिया? हुमायूं को दिया। इस हीरे के बारे में कहा जाता है कि इसके मूल्य द्वारा पूरे संसार के आधे दिन का खर्च पूरा किया जा सकता है। इतनी कीमती ये हीरा है, कोहिनूर का हीरा, कि इसके मूल्य के बारे में ऐसा विचार है कि अगर इसे बेच दिया जाए तो विश्व के पूरा खर्च को उठाया जा सकता है। कोहिनूर हीरे के बारे में यह भी कहा जाता है कि इसकी कीमत का अनुमान आप ऐसे लगा सकते हैं कि अगर 4 मजबूत पुरुष चारों दिशाओं में पत्थर फेंके और उसके बीच के स्थान में अगर सोने चांदी आभूषणों से भर दिया जाए तो भी कीमत होगी वही कीमत इस कोहिनूर हीरे का है। बाबर ने भारत के विजय के उपलक्ष्य में काबुल निवासियों को एक चांदी का सिक्का उपहार में दिया। अपनी इस उदारता के कारण वहां इसे कलंदर की उपाधि दी गई। किसे? बाबर को। बाबर धीरे धीरे शक्तिशाली होते जा रहा था और इसी के साथ वह प्रथम विश्व युद्ध में इब्राहिम लोदी के हराने के बाद दिल्ली पर अपना एकाधिकार जमा लिया। इस युद्ध के बाद दिल्ली और आगरा पर बाबर का पूर्ण रूपेण अधिकार हो गया और उसने यहाँ पर मुगल वंश की नींव रखी। बाद में आगरा ही नहीं बल्कि धीरे धीरे सारे लोदी साम्राज्य को बाबर ने अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया और उस पर एक छत्र राज बाबर का हो गया। विशेष अगले युद्ध के जो बातें हैं वो अगले व्याख्यान में मैं बात करूंगा। आज इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।